दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 है। मगर तुमने क्या देखा था मेरा जो तुमने मुझे नापसंद कर दिया? क्या तुमने मेरे हाथ का फुल्का खाया था, मेरा मटर पुलाव चखा था? क्या तुमने मेरे दिल का दर्द देखा था? और वो बच्चा जो तुम्हें देखते ही मेरी कोख में हुमक आया था, तुमने मेरे चेहरे को सिर्फ स्पाटपन देखा, मेरे बच्चों के हुस्न क्यों नहीं देखा? तुमने वो बात क्यों नहीं देखी जो ज़िंदगी भर तुम्हारे पाँव धोते, और वो बटन जो मैं तुम्हारी कमीज़ पर काटने वाली थी? तुम मेरे जिस्म की रंगत से डर गए, तुमने उस स्वेटर का उजला रंग न देखा जो मैं तुम्हारे लिए बुनना चाहती थी। मोती, तुमने मेरी हंसी नहीं सुनी, मेरी आंसू नहीं देखे, मेरी उंगलियों को लम्स को अपने खूबसूरत बालों में महसूस नहीं किया, मेरे कांवरे जिस्म को अपने हाथों में लरसते हुए नहीं देखा, तो फिर तुमने किस तरह मुझे नापसंद कर दिया था? अरे इतनी लंबी तकरीर वो कैसे कर गई? इतना सब कुछ वो कैसे कह गई? बस उसे इतना मालूम था कि वो रो रो रही थी और कहती जा रही थी, और उसका सर मोती के कंधे पर था, और मोती अपनी गलती के पर नादिम उसके शान को हौसले हौसले तपक रहा था। उस दिन वो बहुत देर घर पहुंची, और जब उसकी माँ मैगी ने उससे पूछा तो उसने कमाल लापरवाही से कह दिया, दफ्तर में देर हो गई। फिर पर्स को जोर से झल्ला कर पलंग पर फेंक दिया और इस एतमाद से खाना मांगने लगी कि उसकी माँ चौंक गई, उसका बाप चौंक गया। आज सुधा की रोई हुई आंखों की तरह में खुशी की एक हल्की सी लकीर थी, जैसे गहरे बादलों में कभी कभी बिजली कैद हो जाती है। मैगी ने अपने होठ चबाकर चालाक निगाहों से अपने खाविंद की तरफ देखकर कहा, जैसे उसने बेटी का राज भांप लिया हो। जीवन राम ने भी एक पल के लिए मशहूर निगाहों में अपनी बेटी की तरफ देखा, फिर अपनी थाली की तरह मुतवज्जा हो गया। ज़रूर कोई बात है, और शुदा चूंकि औरत इसलिए इस बात की तह में ज़रूर कोई मर्द है, ऐसा दोनों मियाँ बीबी ने उसी लम्हा सोच लिया। 8-10 रोज के बाद इस सुबह को और तबीयत पहुंची जब एक लड़का अपनी माँ के साथ सुधा को देखने के लिए आया। उस लड़के की माँ मैगी का बचपन की सहेली थी, और कैसे जतन और किस किस तरह के वास्ते देकर मैगी ने उसे शीशे में उतारा था, ये सिर्फ मैं। इसलिए जब इस मौके पर लड़के की बजाय सुधा ने शादी से इनकार कर दिया, तो पहले तो मंगई अचंभे में रह गई, फिर उसके दिल में वो शुबह तक बियत पकड़ता चला गया। जरूर कोई है। वो चुपके चुपके अपनी बेटी के लिए जहेज का सामान तैयार करने लगी, और जीवन राम हुक्का पीते पीते उस दिन का इंतजार करने लगा जब सुधा चुपके से आकर मैगी से सब बात कह देगी, और बुड्ढा जीवन राम पहले तो लाल पीली आंखें निकाल कर सुधा को घूरेगा, तेरी ये हिम्मत कि तूने हमसे वाला बाल ही अपने लिए बर पसंद कर लिया, निकाल दूंगा घर से और चूटियां काट कर फेंक दूंगा, हमारे खानदान की नाक कटाने वाली। फिर वो मैगी के समझाने बुझाने पर खुद ही नरम पड़ जाएगा, और आखिर में हुक्का गुड़गुड़ाते हुए पूछेगा, मगर कौन है वो? और अब कोई भी हो, वो सुधा के बताते ही जल्द से जल्द उसके हाथ पीले कर देगा। 25 बरस की जवान लड़की को घर में रखना ठीक नहीं। मगर दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए, मगर सुधा ने कुछ न बताया। उसकी माँ इंतजार करती रही, मगर वो जन्म जली कभी कुछ मुंह से न फूटी। थक हार के उसकी माँ ने फिर 2-3 बार बर ढूंढे, मगर सुधा ने साफ इनकार कर दिया। आखिरी बार जो उसके बाप ने ढूंढा वो एक रणवे हलवाई का था, जिसकी उम्र 40 से तजावुल कर चुकी थी। इस रोज सफक के ढलते हुए छाया में गुलाबी उंगलियों वाली महकती हुई शाम ने सुधा ने मोती को बताया, वो लोग आज मेरे लिए एक बुढ़ा हलवाई ढूंढ के लाए थे। फिर मोती ने हंसकर पूछा, मैंने साफ इनकार कर दिया तो तूने इनकार क्यों कर दिया पगली? शादी कर लेती तो जिंदगी भर आराम से बैठी मिठाई खाती, और तुम्हें छोड़ देती। सुधा ने प्यार भरे गुस्से से मोती की तरफ देखकर कहा, मैंने भी तो तुमसे शादी नहीं की। मोती ने उसकी कमर पे हाथ डालते हुए कहा, तो क्या हुआ? सुधा उसको गाल को अपने गाल से सहलाती हुई बोली, तुम मेरे पास तो हो, शादी से भी ज्यादा मेरे पास, हर वक्त मेरी मुट्ठी में गोया। मोती हंसकर बोला, हाँ ये तो सही है, मैं बिल्कुल तुम्हारी मुट्ठी में हूँ, जब चाहो बुला लो। शुरू में तो तुम ऐसे न थे। सुधा मोती की तरफ चंचल निगाहों से देखकर बोली, शुरू में तो तुम बड़ी मुश्किल से मेरे पास आया करते थे। शुरू में ऐसा प्यार भी तो न था, और किसी के दिल को समझते हुए देर भी तो लगती है। मोती ने सुधा से कानों में सुधा सरगोशी की, और सुधा की आंखें शिद्दत एहसास से बंद होने लगीं, और थोड़ी देर के बाद उसने मोती की तेज तेज सांसों की आंच अपने चेहरे पर महसूस की, और अपनी गर्दन और रुखसार पर उसके बरसते हुए महसूस किए। कल कहाँ मिलोगे? जहाँ तुम कहो। लवर्स लेन में कौटिल्य में घोड़ों की नुमाइश हो रहे हैं, मैं क्या घोड़े खरीद कर पालूंगी? सुधा हंसी। ओल्ड हॉल में अदीबों की नुमाइश है न बाबा। सुधार ने कानों पर हाथ रखे। मोती खामोश हो गया। फिर सुधा खुद वही बोली, कल पिक्चर देखेंगे बसंत सिनेमा में, बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, मैं 2 टिकट खरीद रखूंगी, तुम ठीक 5:45 वहाँ पहुँच जाना, टिकट मैं खरीद लूँगा। नहीं, ये पिक्चर तो मैं दिखाऊंगी, तुम कोई दूसरी दिखा देना। मैं कब मना करती हूँ, मगर भूलना नहीं, कल शाम 5:45 बसंत सिनेमा के बाहर। बसंत सिनेमा के बाहर बहुत भीड़ थी। सुधा ने 2 टिकट खरीद लिए, और अब वो मोती का इंतजार कर रही थी।
दोस्तों उसने एहतियात आधा पाव चिलगोजे और एक छटांग किशमिश भी ले ली। सिनेमा देखते देखते खाने का उसे होका सा था। 6:45 हो गए। पिछले 6 के छूटने के बाद लोग चले गए। लोग शो देखने ये आने लगे। मोती नहीं आया। चारों तरफ रोशनी थी, लोगों की भीड़ थी, ख्वाहिश वालों की बुलंद आवाज़ें थी, तांगे मोटरों और शव का हुजूम था और मोती हुजूम को पसंद नहीं करता था। अब वो उसकी तबीयत समझ गई थी। उसे खामोशी पसंद थी, अंधेरा पसंद था, तन्हाई पसंद थी। मोती बेहद हसास और नफासत पसंद था। 6:15 के करीब वो सिनेमा हॉल में जा बैठी। उसने अपने साथ वाली सीट पर अपना रुमाल रख दिया। चिलगोजों और किशमिश के लिफाफे भी हौले हौले हाल भर गया, मगर मोती नहीं आया। जब हॉल ही रोशनियां गुल हो गई और पिक्चर शुरू हो गई तो सुधा ने मोती का हाथ अपने हाथ पर महसूस किया। वो अंधेरे में चुपके से आकर शादी वाली सीट पर बैठ गया। सुधा ने उसके हाथ को दबाते हुए कहा, बड़ी राह दिखाते हो सारी। मोती के लहजे में बेहद सलामत थी। मैं तुम्हारे लिए चिलगोजे और किशमिश लाई हूँ, खाओ। के चंद दाने उठाकर अपने मुंह में डाल लिए और सुधा मशर्रत का गहरा सांस लेकर तस्वीर देखने हुए मशरूफ हो गई। अब बातें करने का लम्हा न था। वो महसूस कर सकती थी कि मोती का हाथ उसके हाथ में है। वो उसके साथ कुर्सी पर बैठा है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो अपना सर उसके सीने पर रख कर देती है। मोती सरगोशी में कहता, मेरे कंधे पर सर रख कर देखने में तुम्हें क्या नजर आता है? तस्वीर तो नजर आती न होगी। वो तस्वीर नजर आती है जो इस हॉल में बैठा हुआ कोई आदमी नहीं देख सकता था। सुधा ने बड़ी गहरी मसरत से कहा, आहिस्ता आहिस्ता। हर शख्स ने तबलीगी महसूस की। सुधा की आंखें मैली, आंखें उजली होती गई सीने का उबार बारिश होने लगा, कमल चमकने लगी और चाल में गोलों में मोहब्बत भाव शामिल होता गया। वो दिन ब दिन हसीन व दिलकश होती गई। अब उसके कपड़े एहतियात साफ सुथरे होते थे, कम कीमत के मगर बेहद उम्दा सिले हुए होते थे। सुधा को ये तौफीक न थी कि वो किसी अच्छे दर्जी के पास जाके, मगर खुद ही उसने दर्जी का काम सीख लिया था और बहुत कम लड़कियां कटाई और नए लिबास की तलाश और डिजाइन में उसका मुकाबला कर सकती थी। मगर उसने कभी किसी को नहीं बताया कि वो ये कपड़े खुद अपने हाथ से काट कर तैयार करती है। उसके दफ्तर की जब कोई दूसरी लड़की उसके लिबास की तारीफ करती तो सुधा झट किसी महंगे दर्जी का नाम बता देती, जहां सिर्फ अमीर तकरीबन फैशन एबल औरतों के कपड़े तैयार होते थे। और उसके दफ्तर की लड़कियां जलकर खाक हो जाती और सुधा से हर इश्क और हसमत के मिले जुले अंदाज से पूछती, कैसा है वो तेरा गोरा रंग है, बाल घुंघरीलिया हैं, हंसता है तो मोती झड़ते हैं। सुधा जवाब देती, क्या तनख्वाह लेता है? 1200। 1200 जो लड़कियां चीख कर पूछती, 1200 तो हमारी फर्म के मैनेजर की तनख्वाह है, वो भी एक फर्म में मैनेजर है। सुधा जवाब देती, अरे हमें दिखाएगी नहीं, बस एक बार दिखा दे, हम देख के तो ले कैसा है तुम्हारा, वो दिखा दे। दिखा भी दूंगी, कहा तो दफ्तर में बुला के दिखा दो। ये तो उसने यूं ही कह दिया, वरना सुधा कहाँ मोती को दिखाने वाली थी। वो मर जाती मगर अपने मोती को न दिखाती। इन लौंडियों का क्या भरोसा। मगर सुधा ने इस कामिल एहतियात से दे दी थी कि इससे आगे पूछने की हिम्मत लड़कियों की न हुई और वो जलकर खामोश रह गई। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट